सत्ता अकेले नहीं रहती, ये खुद को उन लोगों के बीच वितरित करना चाहती है। हेनरी मिलर का ये विचार आज की दुनिया पर शायद पहले से कहीं ज्यादा सटीक बैठता है। नमस्ते और द डीप डाइव में आपका स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं, हम यहाँ यूपीएससी की तैयारी कर रहे उम्मीदवारों के लिए महत्वपूर्ण विषयों का गहराई से विश्लेषण करते हैं। आज हम द हिंदू में प्रकाशित एक बहुत ही दिलचस्प लेख पर चर्चा करने वाले हैं, जिसका शीर्षक है ट्रंप और वैश्विक शक्ति का नया संतुलन। हमारा मिशन है ये समझना कि दुनिया एक स्थिर, एक ध्रुवीय व्यवस्था से निकलकर एक नई, ज्यादा अस्थिर और आप कह सकते हैं अप्रत्याशित बहुध्रुवीय व्यवस्था की ओर कैसे बढ़ रही है। तो चलिए कोशिश करते हैं इस उलझी हुई तस्वीर को परत दर परत समझने की। तो चलिए बातचीत की शुरुआत करते हैं लेख में दिए गए 2025 के अंत का एक काल्पनिक लेकिन बहुत ही दमदार परिदृश्य से। सोचिए, अमेरिका ने दशकों में कैरिबियन में अपनी सबसे बड़ी सैन्य टुकड़ी तैनात कर दी है, और वजह वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मदुरो पर सत्ता छोड़ने का दबाव बनाना। ये सब ट्रंप प्रशासन की एक नई राष्ट्रीय सुरक्षा रणनीति का हिस्सा बताया गया है, जिसमें लैटिन अमेरिका को एक अहम प्राथमिकता माना गया है। ये सुनते ही दिमाग में 19वीं सदी की मुनरो डॉक्ट्रिन की याद आती है। ऐसा लगता है जैसे इतिहास खुद को दोहरा रहा है। लेकिन आज के ज़माने में इसका क्या मतलब है? क्या अमेरिका बस यह कह रहा है कि ये हमारा इलाका है, यहाँ बाहरी ताकतें, खासकर चीन, दखल न दे? बिल्कुल सही पकड़ा आपने। ये मोनरो डॉक्ट्रिन का ही एक आधुनिक संस्करण है। इसका सीधा सा मतलब है कि अमेरिका अपने बैकयार्ड यानी पश्चिमी गोलार्ध पर अपना राजनीतिक, आर्थिक और सैन्य दबदबा फिर से पूरी तरह कायम करना चाहता है। वो नहीं चाहता कि चीन या कोई और बाहरी शक्ति उसके इतने करीब आकर कोई खेल खेले। लेकिन यहाँ जो बात इस पूरी रणनीति को दिलचस्प और जटिल बनाती है, वो इसका दूसरा पहलू है। दूसरा पहलू वो क्या है? दूसरा पहलू ये है कि एक तरफ अमेरिका अपने पड़ोस में अपनी पकड़ कस रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ वो यूरोप से अपनी दिलचस्पी कम कर रहा है। अच्छा। हाँ, वही यूरोप जो दूसरे विश्व युद्ध के बाद से पूरी तरह अमेरिकी सुरक्षा की गारंटी पर ही निर्भर रहा है। ये एक बड़ा विरोधाभास लगता है ना, कि अपने घर पर फोकस बढ़ाओ और पुराने दोस्तों से एक तरह से दूरी बना लो। बिल्कुल। तो क्या ये सिर्फ ट्रंप की निजी सोच है या इसके पीछे कोई गहरी रणनीति है? देखिए, जैसा कि लेख में साफ किया गया है, ये सिर्फ ट्रंप के किसी आवेग या मनमर्जी का नतीजा नहीं है। उनकी राष्ट्रीय सुरक्षा रणनीति में यह साफ लिखा है कि अमेरिका अब यूरोपीय सुरक्षा का पूरा बोझ उठाने को तैयार नहीं है। ये एक बहुत बड़ा रणनीतिक बदलाव है। इसके पीछे की सोच ये है कि अमेरिका के संसाधन असीमित नहीं है। जब रूस और चीन जैसी शक्तियां अमेरिकी व्यवस्था को सीधी चुनौती दे रही हैं, तो अमेरिका को अपनी ऊर्जा और संसाधन वहां लगाने होंगे जहां चुनौती सबसे बड़ी है। ये एक तरह से अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था में हो रहे बुनियादी बदलावों की एक प्रतिक्रिया है। ठीक है, तो ये बदलाव एक बड़ी तस्वीर का हिस्सा है। तो फिर सवाल ये उठता है कि हम इस मोड़ तक पहुंचे कैसे? मुझे याद है 1991 में जब सोवियत संघ टूटा था, तो कहा गया था कि दुनिया अब एक ध्रुवीय हो गई है, मतलब सिर्फ एक महाशक्ति अमेरिका। ऐसा लगता था कि हमेशा ऐसा ही रहेगा। बिल्कुल। उस दौर को एक ध्रुवीय क्षण कहा गया था, यूनिपोलर मोमेंट। लेकिन अब वो क्षण निश्चित रूप से बीत चुका है। अगर हम किसी एक घटना को इसका टर्निंग पॉइंट माने, तो वो 2014 में रूस का क्रीमिया पर कब्जा था। पश्चिमी देशों ने विरोध किया, प्रतिबंध लगाए, लेकिन रूस अपनी जगह पर डटा रहा। ये दुनिया के लिए एक साफ संकेत था। संकेत कि अमेरिका और उसके सहयोगी अब हर भू राजनीतिक परिणाम को अपनी मर्जी से तय में नहीं कर सकते। उस नियम आधारित व्यवस्था की सीमाएं दिखने लगी थीं। तो इसका मतलब ये नहीं है कि अमेरिका कमजोर हो गया है, बल्कि ये कि दूसरे खिलाड़ी भी मैदान में आ गए और अब खेल सिर्फ एक टीम के नियमों से नहीं खेला जाएगा। आपने बिल्कुल सही समझा। ये समझना बहुत जरूरी है कि अमेरिका का प्रभुत्व खत्म नहीं हुआ है। आज भी वो दुनिया की सबसे बड़ी सैन्य और आर्थिक ताकत है और शायद अगले कई दशकों तक रहेगा। बदला यह है कि अब वो अकेला शरीफ नहीं है। सही बात है। चित्ता है। चलिए इन तीन महाशक्तियों के समीकरण को थोड़ा और गहराई से समझते हैं। अमेरिका, चीन और रूस। शीत युद्ध के दौरान अमेरिका का दुश्मन साफ था, सोवियत संघ। लेकिन आज, जैसा कि लेख बताता है, अमेरिका के लिए मुख्य और व्यवस्थागत चुनौती चीन है, रूस नहीं। ऐसा क्यों? इसके पीछे का कारण अर्थशास्त्र में छिपा है और आंकड़े हैरान करने वाले हैं। देखिए,
1970 के दशक में जब सोवियत संघ अपनी ताकत के चरम पर था, तब भी उसकी अर्थव्यवस्था अमेरिकी जीडीपी का सिर्फ 57% थी। सिर्फ 57%? जी। अब चीन को देखिए। चीन की अर्थव्यवस्था, जो दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी है, आज अमेरिकी अर्थव्यवस्था का लगभग 66% है। एक मिनट, ये तो बहुत बड़ा फर्क है। इसका मतलब ये है कि अमेरिका को इतिहास में पहली बार एक ऐसे प्रतिद्वंद्वी का सामना करना पड़ रहा है जो आर्थिक तौर पर लगभग उसकी बराबरी का है। बिल्कुल, ये एक गेम चेंजर है। ये तो शीत युद्ध की स्थिति से बिल्कुल अलग है। हाँ, और चीन सिर्फ आर्थिक ताकत बनकर नहीं बैठा है, वो अपनी इस जबरदस्त आर्थिक शक्ति को सीधे सीधे सैन्य क्षमता में बदल रहा है। उदाहरण के लिए सिर्फ जहाजों की संख्या के हिसाब से देखें तो चीन आज दुनिया की सबसे बड़ी नौसेना बना चुका है। अच्छा। जी हाँ, उसकी महत्वाकांक्षा सिर्फ अपने क्षेत्र तक सीमित नहीं है, बल्कि वो वैश्विक प्रभुत्व स्थापित करना चाहता है। इसलिए अमेरिका, जो मौजूदा महाशक्ति है, और चीन, जो उभरती हुई शक्ति है, इनके बीच एक लंबा पीढ़ीगत संघर्ष लगभग तय माना जा रहा है। और इस बड़ी लड़ाई में रूस कहाँ खड़ा है? उसे अक्सर चीन का सहयोगी या जूनियर पार्टनर के रूप में देखा जाता है, लेकिन क्या स्थिति इतनी सीधी और सरल है? ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है। अगर सिर्फ अर्थव्यवस्था के लिहाज से देखें तो रूस इन तीनों में सबसे कमजोर कड़ी है। हाँ, उसकी अर्थव्यवस्था तो काफी छोटी है। इटली से भी छोटी है, और उसका प्रभाव क्षेत्र भी लगातार सिकुड़ रहा है। लेकिन रूस को कम आंकना एक बड़ी भूल होगी। उसके पास आज भी दुनिया के सबसे ज्यादा परमाणु हथियार हैं, उसका भूगोल विशाल है, ऊर्जा के अपार भंडार हैं, और सबसे जरूरी बात कि वो सैन्य बल का इस्तेमाल करने से हिचकिचाता नहीं है। बिल्कुल, यही इच्छा शक्ति उसे महाशक्ति की दौड़ में बनाए रखती है। और यूक्रेन युद्ध के बाद लगे पश्चिमी प्रतिबंधों ने तो रूस को चीन के और भी करीब धकेल दिया है। हाँ, बिल्कुल। दोनों ही पश्चिमी नियम आधारित व्यवस्था का विरोध करते हैं, इसलिए उनमें एक स्वाभाविक साझेदारी दिखती है। लेकिन यहाँ एक बहुत ही सूक्ष्म पर महत्वपूर्ण अंतर है जिसे समझना जरूरी है। क्या अंतर है? रूस इस व्यवस्था को, आप कह सकते हैं, संशोधित करना चाहता है ताकि दुनिया में उसे उसका सही स्थान मिल सके, जिसे वो अपना हक समझता है। जबकि चीन का लक्ष्य कहीं ज्यादा बड़ा है। जैसा कि राशि दोषी अपनी किताब में तर्क देते हैं, चीन इस पूरी व्यवस्था को ही हटाकर एक चीन केंद्रित व्यवस्था से बदलना चाहता है। ये तो बहुत दिलचस्प बात है। मतलब दोनों एक ही टीम में होकर भी अपने अपने गोल के लिए खेल रहे। एक सिस्टम में सुधार चाहता है और दूसरा सिस्टम को ही बदलना चाहता है। ठीक यही बात है। उनके लक्ष्य अलग अलग हैं, जो भविष्य में उनके संबंधों में तनाव भी पैदा कर सकते हैं। ठीक है, तो ये साफ है कि दुनिया अब एक ध्रुवीय नहीं है और शीत युद्ध की तरह दो ध्रुवीय भी नहीं है। तो फिर ये नई दुनिया आखिर है क्या? लेख में एक शब्द इस्तेमाल हुआ है, तरल बहुध्रुवीयता, फ्लूइड मल्टीपोलैरिटी। इसे आम भाषा में कैसे समझेंगे? तरल बहुध्रुवीयता का मतलब है एक ऐसी दुनिया जिसमें कई शक्ति केंद्र तो हैं, लेकिन उनके बीच कोई स्थिर या संरचित गठबंधन नहीं है। सब कुछ तरल है, मतलब बदलता रहता है। इसकी कुछ खासियतें हैं। पहली, चीन के पास सोवियत संघ की तरह सैटेलाइट देशों का कोई औपचारिक नेटवर्क नहीं है जिन्हें वो हुक्म दे सके। दूसरी खासियत शायद अमेरिका खुद है, जो अपने पुराने गठबंधनों जैसे नाटो पर ही सवाल उठा रहा है। बिल्कुल, अमेरिका खुद अपने गठबंधन ढांचों का पुनर्मूल्यांकन कर रहा है। और तीसरी और सबसे अहम खासियत है, भारत, जापान, जर्मनी, ब्राजील जैसी मध्यम शक्तियों का उदय। ये देश अब किसी एक खेमे में शामिल होकर खुद को बांधना नहीं चाहते। वे अपने हितों को साध रहे हैं, जिसे अंग्रेजी में हेजिंग देयर बेट्स कहते हैं। मतलब ये किसी एक पक्ष का चुनाव करने के बजाय अपने सारे विकल्प खुले रख रहे हैं। एकदम सही। एक तरह से दोनों नाव पे पैर रखकर संतुलन बना रहे हैं ताकि हर स्थिति में उनका फायदा हो। और इसी संदर्भ में हमें ट्रंप की सोच को समझना होगा, जो क्लासिक ऑफशोर बैलेंसिंग की रणनीति की ओर लौटने की बात करती है। ऑफशोर बैलेंसिंग, इसका आसान मतलब क्या हुआ? इसका आसान सा मतलब है कि अब हम दुनिया के पुलिस वाले नहीं रहेंगे। यूरोप अपनी सुरक्षा की जिम्मेदारी खुद उठाए, रूस के साथ तनाव कम किया जाए, ताकि अमेरिका अपना पूरा ध्यान, पैसा और ताकत अपने सबसे बड़े प्रतिद्वंदी यानी चीन पर लगा सके। तो ये ऑफशोर बैलेंसिंग की अमेरिकी रणनीति और मध्यम शक्तियों की हेजिंग की रणनीति, यही दोनों मिलकर इस दुनिया को इतना तरल या अनिश्चित बना देती हैं। हाँ, और इसी तरल परिदृश्य में रूस की भूमिका बहुत ही अनूठी हो जाती है। अच्छा, कैसे? रूस, जो आर्थिक रूप से सबसे कमजोर है,
वही अमेरिका और चीन के बीच एक स्विंग ग्रेट पावर के रूप में उभरा है। स्विंग ग्रेट पावर मतलब वो एक ऐसा खिलाड़ी है जो ये तय कर सकता है कि मैच कौन जीतेगा। वो कभी अमेरिका की तरफ झुक सकता है तो कभी चीन की तरफ। ये पूरी तरह उसके अपने हितों पर निर्भर करेगा और इसी वजह से अमेरिका और चीन दोनों उसे अपने पाले में रखना चाहते हैं। वाह, ये विरोधाभासी है, लेकिन रूस की यही भूमिका इस बहुध्रुवीय दुनिया को एक तरह का द्विध्रुवीय चरित्र भी देती है, जहां दो मुख्य ध्रुव अमेरिका और चीन हैं और रूस उनके बीच संतुलन बनाने वाली शक्ति है। सार ये है कि वैश्विक शक्ति का संतुलन एक बहुत ही नाटकीय दौर से गुजर रहा है। हम अमेरिका की रणनीति में एक बुनियादी बदलाव देख रहे हैं, जहां वो दुनिया भर की जिम्मेदारियों से हटकर अपने घर पर ध्यान केंद्रित कर रहा है। एक ध्रुवीय दुनिया का दौर खत्म हो चुका है और हम अमेरिका, चीन और रूस के बीच एक जटिल त्रिकोण वाली तरल बहुध्रुवीय दुनिया में कदम रख चुके हैं। एक ऐसी दुनिया जहां नियम अभी लिखे जा रहे हैं और कुछ भी निश्चित नहीं है। शुरुआत में हमने हेनरी मिलर की बात की थी कि सत्ता खुद को वितरित करना चाहती है। आज की चर्चा से यह साफ है कि वैश्विक सत्ता अब वाकई अमेरिका के हाथों से निकलकर चीन और रूस जैसी शक्तियों के बीच वितरित हो रही है। और ये हमारे यूपीएससी के उम्मीदवारों के लिए एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल खड़ा करता है। क्या सवाल? इस नई, तरल और अनिश्चित दुनिया में जहां भारत जैसी मध्यम शक्तियां किसी एक खेमे में बंधने के बजाय अपने हितों को साध रही हैं, उन्हें एक सिमटते हुए अमेरिका, एक आक्रामक रूस और एक बेहद महत्वाकांक्षी चीन के बीच जटिल संबंधों को साधने के लिए कौन सी रणनीतियां अपनानी चाहिए? इस पहेली को सुलझाना ही आज भारत की विदेश नीति की सबसे बड़ी चुनौती और अवसर है। इस पर विचार करना बहुत जरूरी है। इस गहरी और जानकारीपूर्ण चर्चा के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको ये विश्लेषण उपयोगी लगा तो इसे लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इस विषय पर आपके कोई भी सवाल या विचार हो तो नीचे कमेंट्स में हमें ज़रूर बताएं। हम अगली बार एक और महत्वपूर्ण विषय के साथ फिर हाजिर होंगे। धन्यवाद।